जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की चर्चा पर चर्चा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की वनस्पतियों और वन्य जीव के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में चर्चा पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम उत्तर प्रदेश की वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के बारे में देखने वाले है ना। नेचुरल वेजिटेबल एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें, नेचुरल वेजिटेशन की बात करें, किसे हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां और उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पतियों में यदि हम बात करें तो प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत वन आते हैं, है ना। कौन आता है? वन आ जाएंगे, झाड़ियाँ आ जाएंगी और घास के मैदान आ जाएंगे। ये सब क्या है? प्राकृतिक वनस्पतियों के उदाहरण हो जाते हैं। अगर हम यह कहें कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ कैसे कहते किसे हैं, उसकी यदि हम बात करें तो देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियों से तात्पर्य ऐसे वनस्पति से है जो बिना मानव के हस्तक्षेप से उगती हैं। ऐसी वनस्पतियाँ जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वैसी वनस्पतियों को हम प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ उस क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? किसी भी क्षेत्र में जो वनस्पतियाँ उगती हैं, जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं, जो बिना मानव के हस्तक्षेप से उगती हैं, वे वहाँ की उस क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु पर निर्भर करती हैं। ठीक है, उस क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु पर क्या करती हैं? निर्भर करती हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे वन हो गया, झाड़ियाँ हो गई, है ना, घास के मैदान हो गए, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, देखिए, वन हो गया, झाड़ियाँ हो गई, वनस्पतियाँ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यदि हम इनको समझने से पहले एक बार हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, शीतोष्ण क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर हम आइसोलेशन की बात करें, सूर्यताप की बात करें, मान लो ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये जो बीचों बीच रेखा दिख रही है आपको, ये हो गई 0 अंश रेखा। ठीक है, इसके ऊपर है देखिए 23.5 अंश कर्क रेखा, ठीक, 23.5 अंश नॉर्थ में, और ये हो गई 23.5 अंश साउथ में मकर रेखा। इसके बाद इधर हो गया 66 अंश साउथ में और इधर 66 नॉर्थ वाला भाग। तो जो देखो, ये जो सूर्य का जो प्रकाश होता है यहाँ पे एकदम सीधी रेखा में पड़ता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, एकदम सीधी रेखा में पड़ता है, 0 अंश इक्वेटर पे एकदम उष्णकटिबंधीय इसको क्षेत्र कहते हैं, है ना। ट्रॉपिकल क्लाइमेट किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? तापमान होता है। अब जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा तापमान होगा तो वहाँ पे वाष्पीकरण भी सबसे ज़्यादा होगा, है ना। फिर वहाँ पे संघनन की प्रक्रिया भी ज़्यादा होगी। जब संघनन होगा तो बादल का निर्माण भी ज़्यादा होगा और उस क्षेत्र में क्या होगी? वर्षा भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी एकदम सीधे पड़ती है और यहाँ थोड़ी तिरछी पड़ती है। उस एरिया को हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं और ऊपर वाले क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ पे बर्फ ही रहती है। यहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत कम जा पाती है। ठीक है, तो इधर यहाँ पे होता है शीत कटिबंध, और जो यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है सीधी रेखा में पड़ती हैं। अगर तापमान ज़्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, संघनन भी ज़्यादा होता है, बादल के ज़्यादा निर्माण भी होते हैं, है ना, और यहाँ पे वर्षा भी होती है। और जिस एरिया में वर्षा अधिक होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वनस्पतियाँ भी पाई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर जहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे जीव जंतुओं का निवास भी होगा, क्योंकि वहाँ पे उनको भोजन मिल पाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जीव जंतु के निवास भी करते हैं। और जहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, जहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए, यहाँ पे क्या पाया जाता है? अमेजन वर्षा वन भी पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में अमेजन वर्षा वन भी पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो इस प्रक्रिया को आप समझ पाए, जहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा होती हैं। और देखिए, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध में, और वहाँ पे तो मानसून होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो प्रॉपर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो हम ये चीज़ें आपको इसलिए समझा रहे हैं, क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश में वनों के बारे में बात करेंगे तो आपके बार बार दिमाग में आए कि उष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्या होते हैं, है ना, शीतोष्ण कटिबंध क्या होते हैं, शीत कटिबंध क्या होते हैं। तो उससे पहले, समझने से पहले हम इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कि उष्णकटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है। ठीक है, उष्णकटिबंध के अंतर्गत क्या होते हैं चीज़ें, तो आप समझ पाएंगे कि वहाँ पे
सीधी रेखा जहाँ पड़ती है तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, फिर संघनन भी होगा, बादल बनने की प्रक्रिया होगी, फिर वर्षा होगी। जहाँ पे वर्षा होगा वहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, जहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाएंगी वहाँ पे जीव जंतुओं का निवास होगा। और इस पूरे प्रक्रिया को हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जान सकते हैं। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, अमेजन वर्षा वन भी पाए जाते हैं। चलिए अगले बिंदु पे बढ़ते हैं। आगे अब हम वन की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करेंगे, जंगल किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि वन क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है ना। वन एक ऐसी सघन वनस्पति है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को आवास प्रदान करती है। क्या करती है, वन एक ऐसी सघन वनस्पति है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को आवास प्रदान करती है। और क्या होता है इससे, प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन, पहला तो घास का मैदान, ठीक है, फिर दूसरा झाड़ियों के बांट सकते हैं हम, और एक वन के रूप में बांट सकते हैं। तो जो अब अगर हम वन की बात करें कि वन किसे कहते हैं, तो वन एक ऐसी सघन वनस्पति है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को आवास प्रदान करती है ना। और इसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, एक घास के मैदान के रूप में, एक झाड़ियों के रूप में, एक वनों के रूप में इसका विभाजन हम बांट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखिए आगे हम वनों का वर्गीकरण करते हैं, वनों के वर्गीकरण का बात करते हैं, ठीक है। वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो भौगोलिक आधार पर वनस्पतियों का वर्गीकरण, और दूसरा हो जाएगा प्रशासनिक आधार पर वनस्पतियों का वर्गीकरण। भौगोलिक आधार पर वनस्पतियों का वर्गीकरण और प्रशासनिक आधार पर इसका वर्गीकरण हम करेंगे। तो भौगोलिक आधार पर भी हम 2 वर्गों में इसको बांटेंगे। कौन कौन से वर्ग में, एक तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और एक हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कटीले वन, है ना। एक हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और एक हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कटीले वन। अब आइए देखिए प्रशासनिक आधार पे हम इसका वर्गीकरण कितने भागों में करेंगे। एक तो हम करेंगे सुरक्षित वन, एक करेंगे संरक्षित वन, और तीसरा करेंगे अवर्गीकृत वन, है ना। तो ये हमारा वनों का वर्गीकरण है। मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से, एक हो जाएगा भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण और एक हो जाएगा प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। और फिर आगे हम देखेंगे कि भौगोलिक आधार को भी 2 भागों में करेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। और प्रशासनिक रूप से करेंगे, एक सुरक्षित वन हो जाएगा, एक संरक्षित वन हो जाएगा, एक अवर्गीकृत वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अब देखिए इसको हम 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र नम पर्णपाती वन और एक हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। एक हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र नम पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब देखिए एक मैंने यहाँ पे आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे जो होते हैं यहाँ पे जल का अवशोषण करते हैं, फिर क्लोरोफिल की सहायता से यहाँ पे जल स्टोमा, ये पत्ती दिख रही है आपको, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, C2O बादल बन जाता है। ये है प्रक्रिया आपको कि किस तरीके से आप सूर्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, खनिज कहाँ से लेते हैं, जल अवशोषित करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं नम पर्णपाती वन की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं नम पर्णपाती वन, ठीक है। अब देखिए इन वनों को क्या कहते हैं हम, मानसूनी वन कहा जाता है। इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं नम पर्णपाती वन होते हैं उन्हें हम मानसूनी वन कहते हैं। ये वन जो 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इन वनों में उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा कम जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा इन वनों में कम जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में 70 से 200 सेंटीमीटर होती है और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में कितनी होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ सागवन, साल, हुर्रा, बेर, आंवला, महुआ आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना। सागवन, साल, हुर्रा, बेर, आंवला, महुआ आदि प्रजातियों के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन उत्तर प्रदेश के भाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, रामपुर, महाराजगंज, मुरादाबाद, बरेली, बहराइच आदि इन जिलों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये भाबर और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये जो इलाका है भाबर एवं तराई क्षेत्र का इलाका है, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, महाराजगंज, मुरादाबाद, बरेली, बहराइच आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं हम, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्या होते हैं? ये वन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है। ये जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है उत्तर प्रदेश में इसका ज़्यादा विस्तार है। ठीक है, सर्वाधिक विस्तृत है। ये वन उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का लगभग 32% भाग पर इन वनों का विस्तार है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 32% भाग पे इन वनों का विस्तार है। आगे पॉइंट बात करें कि ये वन 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कितने से? 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें हम, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से जानवर मिलते हैं आपको, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ तेंदू, बेर, नीम, खैर, जामुन, आम, महुआ, पलास आदि प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं? आपको तेंदू मिल जाएगा, बेर मिल जाएगा, नीम मिल जाती है, खौर मिल जाता है, जामुन के पेड़, आम के पेड़, महुआ के पेड़, पलास आदि प्रजातियों के वृक्ष यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। इन वनों में पेड़ों के मध्य मैदानी भाग या पार्कलैंड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं? मध्य मैदानी भाग एवं पार्कलैंड जैसी इन वनों में आपको क्या मिल जाती हैं? संरचनाएं देखने को मिल जाती हैं। चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन की बात करते हैं ना। उष्णकटिबंधीय कटीले वन क्या होते हैं? देखिए, ये वन 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन होते हैं 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि इन वनों का विस्तार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग अर्थात बुंदेलखंड क्षेत्र में, जैसे झांसी, ललितपुर, जालौन, आगरा, हमीरपुर आदि जिलों में विस्तार देखने को इसका मिलता है। उष्णकटिबंधीय कटीले वनों का किन किन जिलों में? तो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, जालौन हो गया, आगरा हो गया, हमीरपुर आदि इन जिलों में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा है अगला सुरक्षित वन क्या होते हैं, है ना। सुरक्षित वन किसे कहते हैं? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट किसे कहते हैं? इन वनों में मानवीय क्रियाकलाप जैसे पशु चराना, लकड़ियां इकट्ठा करना आदि प्रतिबंधित होते हैं। अगर हम सुरक्षित वन की बात करें तो वैसे वन होते हैं जिसमें मानव को घूमना, लकड़ियां इकट्ठा करना या पशुओं को चराना बिल्कुल वहाँ पे वैध होता है। ठीक है, उन वनों को हम कहते हैं सुरक्षित वन के कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट की बात करें कि कह रहा है जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह वन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये भूमि के कटाव को रोकते हैं, है ना। इस सॉइल इरोजन को क्या करते हैं? पेड़ पौधे रोकते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? हम वनों के प्रकार के बारे में देख रहे हैं। अगला वन कौन सा हमारा, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए हम संरक्षित वन के बारे में बात करते हैं। संरक्षित वन किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखिए संरक्षित वन होते क्या है? स्थानीय रूप से मानवीय क्रियाकलापों पर प्रतिबंध नहीं होता। जो संरक्षित वन होता है वह स्थानीय रूप से मानवीय क्रियाकलापों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। उस ऐसे वन जिसमें मानवीय क्रियाकलापों पर प्रतिबंध ना हो उसको हम किस वन के नाम से जानते हैं? संरक्षित वन कहते हैं। अगर हम अवर्गीकृत वन की बात करें कि अवर्गीकृत वन क्या होता है, तो वे होता है शासन प्रशासन के द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ऐसे
वन जो शासन प्रशासन के द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया होता है, नहीं किया जाता है, उन वनों को हम अवर्गीकृत वनों के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख धार्मिक उपवन की हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख धार्मिक उपवन कौन कौन से हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए ये फॉरेस्ट हो गए, बोरिया समाय जो बहराइच में है, जली धाम, देवी पाटन, गोरखनाथ पीठ द्वारा प्रबंधित है जो परमहंस कुटी, पृथ्वीनाथ, शिवाला बाग है ना, ये सब जो भी है। देखिए बोरिया समाने कहाँ, बहराइच में है, झली धाम है गोंडा में, देवी पटाना कहाँ पे, बलरामपुर में है, देवी पाटन बलरामपुर में है, परमहंस कुटी कहाँ पे है, बहराइच में है, पृथ्वीनाथ कहाँ पे है, गोंडा में है, और शिवाला बाग कहाँ पे है, बहराइच में है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए इनके उपयोग के बारे में हम बात करें कि वनों का उपयोग होता कहाँ कहाँ पे है, इनके उपयोग के बारे में हम बात करते हैं। देखिए वृक्षों का उपयोग, इनके उपयोग के बारे में बात है। चीड़ का वृक्ष जो है, चीड़ का वृक्ष हमारे किस उपयोग में आता है, तो इस वृक्ष की छाल से बिजौरा एवं तारपीन का तेल बनाया जाता है ना। याद रखिए कि चीड़ जो वृक्ष है उसकी छाल से क्या बनाते हैं, बिजौरा एवं तारपीन के तेल का निर्माण किया जाता है इस वृक्ष के छाल से। आगे अगर खौर का वृक्ष हम देखें तो इससे कत्था बनाया जाता है ना, जो पान में कत्था लगा के हम लोग खाते हैं ना, इसका निर्माण होता है खौर के वृक्ष से। अगर सौमल एवं गुड़ैल की बात करें तो इसके वृक्षों से माचिस की तिल्लियां बनाई जाती हैं। किस पेड़ से, सौमल एवं गुड़ैल के पेड़ से माचिस की तिल्लियों का निर्माण किया जाता है। अगर तेंदु वृक्ष की बात करें, इससे क्या बनता है, तो बीड़ी का निर्माण होता है तेंदु वृक्ष से। ठीक है, तो ये पॉइंट देखिए कि चीड़ के वृक्ष से क्या बनता है, तारपीन का तेल बनता है। खौर के वृक्ष से क्या बनता है, कत्था बनता है। समूल एवं गुड़ैल के वृक्ष से क्या बनता है, माचिस की तिल्लियों का निर्माण किया जाता है, और तेंदु से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट उत्तर प्रदेश की वनस्पतियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आगे जो टॉपिक बचा हुआ है इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।